हेलो एवरीवन। भाई आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ओलियो बोर्ड का सीजीएल वाला लाइव मॉक है उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्या बता रहा है इसमें कि डेनिश और नाडिया है, इन्होंने जीन्स खरीदी, ठीक है, पेइंग एन एवरेज अमाउंट ऑफ 650 रुपये। मतलब कि एवरेज अमाउंट 650 है, अगर टोटल अमाउंट निकालेंगे तो 650 का 2 गुना यानी 1300 रुपये लग गए। फिर बोल रहे हैं दोनों ने ट्राउजर भी खरीदा, एवरेज प्राइस ऑफ 900 रुपए, तो टोटल कितने लग गए इंटू 2 करते चल रहे हैं, क्योंकि दो बंदे हैं, 2 का एवरेज में भाग 2 आता है, वो 2 गुणा करते हुए चल रहे हैं, 1800 टोटल आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, डेनिस ने पे किया 100 ज्यादा नाडिया से। पहले टोटल देख लो भाई, टोटल इन्होंने पे किए हैं 3100 रुपए, जिसमें से ऐसे बोल देते हैं कि नाडिया और डेनिस दो बंदे थे, तो नाडिया ने तो एन ही पे किया, डेनिस ने नाडिया से 100 रुपए ज्यादा पे किए, तो एन प्लस 100 आ जाएगा, ये 3100 के बराबर है। यानी यहाँ से 2n की वैल्यू 3000 आ गई और n की वैल्यू निकालेंगे तो 1500 आ गई। इसने क्या पूछा है कि नाडिया ने कितने स्पेंड किए अपनी शॉपिंग पे, 1500 रुपए स्पेंड किए, ये करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन में तो मतलब कहीं कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड, इसको मैं सही सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि इस फिगर में बाइसेक्टर दे रखा है ACB का इंटरनल वाला, और एक्सटर्नल दे रखा है ABC का ये वाला, ये डी पे मिल रहे हैं, BDC एंगल बताना है, ये वाला एंगल। ठीक है, बहुत इजी है, ये भी कैलकुलेशन करनी है प्योरली इसके अंदर। तो मतलब ये अपन से ये एंगल पूछ रहा है। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इस 130 में से 105 को घटा के बता देते हैं कि ये 25 आ जाएगा, ऑप्शन में मिलता है, जबकि ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल तरीका देखो क्या है इसका करने का, कि ये अगर 130 है तो ये पूरा 50 होगा, है ना। यानी कि अगर इसका आधा आधा कर देंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था, तो 25 इधर 25 इधर। इसमें देखो पूरा 105 है, बाइसेक्ट करेंगे तो आधा आधा बनेगा, यानी 52.5 इधर होगा, 52.5 इधर होगा। और एक चीज और, कि एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा 180 होता है, जिसमें से 105 अगर इधर आ गया तो बचा हुआ 75 डिग्री इधर बच गया। ठीक है, यानी कि मैं ये एंगल देख लूं, ये इतना इतना, तो 52.5 और 75 कितना आ जाएगा, 127.5, और 25 ये रहा। अब मैं ये ट्रायंगल को नोटिस कर लेता हूँ, इस ट्रायंगल में एक एंगल 127.5 है, एक एंगल 25 है, तीसरा एंगल मेरे को बताना है। सोल्व करने की नीड नहीं है, मैं पक्का इस चीज को 180 में से घटाऊंगा तो 0.5 तो पक्का आएगा, यानी 27.5 वाला ही ऑप्शन है करेक्ट हो सकता है। और ये चीज स्टार्टिंग में भी अपन को देख लेनी चाहिए थी कि 105 का आधा करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो आप चाहे उसको 180 में से घटा लो या कैसे भी प्लस माइनस कर लो, वो 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, तो ऑप्शन एक ही ठीक होना था इसमें। ठीक है, 3 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर डील, बेस्ट इनमें से सौदा कौन सा है, मतलब कस्टमर के लिए। तो कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, ये बता रहे हैं 10 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाए 4% के। एक चीज बता देता हूं, इनको पूरा कभी सॉल्व नहीं करना होता है, इनके अंदर सिर्फ आपको क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन लगाना है, एक दिमाग के मतलब सोच विचार करना है कि क्या मैं कर सकता हूं जल्दी करने के लिए। भाई 10 सक्सेसिव डिस्काउंट देने 4% के, इसका मतलब क्या है कि सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है A प्लस बी माइनस में AB अपॉन 100, हाँ या ना। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, A की वैल्यू भी 4 रहेगी, B की वैल्यू भी 4 रहेगी, और ये वाली चीज मेरे को 10 बार परफॉर्म करनी है। पागल तो अपन है नहीं कि अपन इसको 10 बार सॉल्व करेंगे, लेकिन एक चीज अपन इतना सोच सकते हैं कि ये जो 4 4 4 है, ये 10 बार जुड़ेगा तो 40 तो पक्का आएगा। लेकिन जब AB बटे 100 करेंगे तो 4 इंटू 4 16/100, 10 बार आएगी वो वैल्यू, तो वो कुछ इसमें से घटेगा भी तो सही, यानी 40 से छोटा आंसर मिलेगा इसका, इतना पक्का हो गया, है ना। एक पूरा डिस्काउंट दे दे 40% का, यानी ये एग्जैक्टली 40 वैल्यू है। फिर क्या बोल रहे हैं, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दो 10% के, इसका मतलब क्या है कि फिर से वही 10 10 10 10, इस पे इक्विवेलेंट वाला ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो भाई देखो फिर से इनको जोड़ेंगे 40 आएगा, लेकिन घटाएंगे भी तो सही AB बटे 100 को, तो फिर 40 से छोटी वैल्यू जाएगी, यानी ये वाला भी 40 से छोटा, ये भी 40 से छोटा, ये एक ही ऑप्शन है जो एग्जैक्टली 40 है, यानी ये सबसे बेस्ट डिस्काउंट की डील होगी। मतलब जो बी वाला ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, समझ में आ गया। एग्जाम में भी यही चीज करनी है। 4 नंबर पे ट्राई करूंगा हर एक क्वेश्चन के अंदर 1 से 2 मेथड बताऊं, या फिर जो बेस्ट एप्लीकेबल अप्रोच होगी वो वाली सारी अपन देखते हुए चलेंगे। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं ए वाले बंदे ने, और 8 महीने बाद में बी आया है 30,000 रुपए लेके।
8 महीने बाद में आया मतलब कि इसका पैसा तो पूरा 12 महीने रहा है, पर ये 8 महीने बाद में आया मतलब इसका पैसा 4 ही महीने के लिए लगेगा पूरे इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है भाई, चारों जीरो से चारों जीरो उड़ा दो, ये 12 बन गया और ये 24 बन गया। तो जो इनका पैसा है वो 2:1 के अंदर बटेगा, जो प्रॉफिट में मिलने वाला है। वही पूछा है कि प्रॉफिट का अमाउंट किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:1 आंसर आ जाएगा। मतलब कि इतने इजी क्वेश्चन है, देखते ही उड़ा सकते हैं, सोच विच करने की भी नीड नहीं है। 5 नंबर में क्या बता रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब होती है, और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिनकी रेडियस सेम है, ये दोनों बराबर है। तो बराबर किसके है, सिलेंडर की वॉल्यूम यानी पाई r स्क्वायर h के, और रेडियस दोनों की बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक रिलेशन मिलेगा अपन को, देखो क्या कि भाई पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एक आर बच जाएगा, यानी 4r बराबर में 3h आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का डायमीटर 2r होगा, रेडियस का दुगना डायमीटर होता है, मतलब मेरे को 2r का रेशियो बताना है हाइट ऑफ द सिलेंडर के साथ में। भाई मैं 2r को लिखना चाहता हूं तो इसमें मेरे को 2 का भाग लगाना पड़ेगा, मतलब इधर भी 2 का भाग लगेगा, यानी 3h/2 आ जाएगा, और इधर h है, h से h कट गया, 3:2 मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को पूरे को रेडियस में या हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। आप रेडियस में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस अपन को क्या है, रेशियो निकालना है, कैसे भी निकाल लो। 6 नंबर पे आते हैं। एक टॉय बनाया जाता है। अब ये देखो, मैं इतनी देर से क्वेश्चन करते हुए आ रहा था, मेरा बढ़िया फ्लो बना हुआ था, पहले 4 क्वेश्चनों में मेरे को सोच विचार ही नहीं करना पड़ा। इस क्वेश्चन में मेरे को देख के लगा कि थोड़ा सा कुछ बड़ा दिख रहा है। एक मतलब बड़े क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मैं कहीं नहीं बता रहा कि ये क्वेश्चन हार्ड होगा, पर फिर भी अगर आप चाहो कि आपका फ्लो ना बिगड़े, आप इसको मार्क रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, आपके आगे फिर से इजी या छोटा क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। क्योंकि जब छोटे क्वेश्चन स्टार्टिंग में कर करके इजी क्वेश्चन कर करके जब 20-21 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, बचे हुए 4-5 क्वेश्चन पे फिर आराम से हो जाते हैं। ये करना है आपको एग्जाम में। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो मतलब सिर्फ पढ़ाई सीखना और मतलब सिर्फ और सिर्फ जैसे चीजें याद कर लेना, फॉर्मूले समझ लेना, कंसेप्ट समझ लेना ही एक मतलब अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं माने जाते एग्जाम में स्कोर करने के लिए। बेस्ट क्या रहता है कि आप एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका भी सीख के जाओ मेरे से, यहाँ से कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, क्या स्किप करना है, किसको पहले करना है, कौन सा मेथड लगाऊंगा तो टाइम सेव हो जाएगा, किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ से सीख के निकलना है। बाकी अप्लाई तो फिर आप जैसा एग्जाम में क्या आपका माहौल रहेगा उस हिसाब से आप अप्लाई करोगे उन चीजों को। ठीक है, अब देखो क्या बता रहे हैं, हटाते हैं सारी चीजों को। क्या बोल रहे हैं कि एक टॉय है, वो 2 इक्वल सेमी सर्कल को मिला के बनाया जाता है एक लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपन को एक रेक्टेंगल बनाना है और इस रेक्टेंगल की लेंथ के ऊपर 2 सेमी सर्कल बनाने हैं इस तरीके से। ये टॉय बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल है वो इक्वल है सम ऑफ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल के। भाई बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्या देखो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, यानी कि ये जो पूरी एल लेंथ थी वो 4r के बराबर हो गई। एक चीज यहां से निकल के आई। आगे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ टॉय 182 दे रखा है, ठीक है, मैं लिख देता हूं पेरीमीटर इज इक्वल टू 182। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 5 ज्यादा है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल से। भाई सेमी सर्कल की रेडियस r होगी, इस r से 5 ज्यादा है क्या इसकी जो ब्रेड्थ है वो, ये ब्रेड्थ है वो मैंने लिख दिया। जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो मैंने लिखती हुई चली, मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द टॉय, एरिया निकाल रहा है। अरे भाई एरिया में जब निकाल पाऊंगा जब मेरे को लेंथ की वैल्यू, ब्रेड्थ की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू भी पता होगी, क्योंकि मेरे को इसका भी तो एरिया चाहिएगा, सारी वैल्यूज निकालनी है। देखो मैंने बोला था कि बड़ा है, लेंदी है, बाकी इजी बहुत है। देखो कितनी आसानी से करता है। भाई मेरे को दे रखा है पेरीमीटर बराबर 182, इसी की हेल्प लेंगे। पेरीमीटर क्या होगा इसका, देखो एक ब्रेड्थ जुड़ेगी, एक और ब्रेड्थ जुड़ेगी, यानी आ जाएगा 2 ब्रेड्थ, प्लस में एक लेंथ जुड़ेगी तो एक लेंथ आ गई प्लस में। अब इधर की तरफ आप लेंथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो ये पेरीमीटर आएगा। देखो सिर्फ एक का पेरीमीटर कितना होगा, या फिर ऐसे समझ लो ना कि ये 2 सेमी सर्कल से मिलके एक सर्कल ही बन रहा है। एक सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। वैसे समझाने की नीड नहीं थी ये चीज, बाकी बराबर में 182 लिख दिया। 2 इंटू ब्रेड्थ लिखना है, ठीक है, तो मैंने लिखा 2, ब्रेड्थ की जगह पे आ जाएगा r+5, ठीक है भाई, प्लस में लेंथ की जगह पे आ जाएगा 4r। मैं पूरे क्वेश्चन को r में कन्वर्ट कर रहा हूं, जैसे पिछले में अपन कन्वर्ट कर रहे थे उसी तरीके से।
प्लस में 2 पाई आर एज इट इज आ जाएगा और बराबर में 182 है। इस चीज को सोल्व करो, आर मिलेगा, आर को यहां पुट करोगे एल मिलेगा और आर को यहां पुट करोगे बी मिलेगा, फिर एरिया। अब देखो जिन्होंने नहीं किया था उनका हक ये बनता है कि पॉज करो, सिंप्लीफाई करो और फिर देखो कि आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा तो फिर मैं हूं ही बताने के लिए, ऐसे करना है अपन को, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2r प्लस 10 प्लस में 4r और प्लस में 2 इंटू पाई को मैंने रख दिया 22/7, आर एज इट इज आ गया बराबर में 182। ये बन गया 6r और ये बन जाएगा 44। तो 7 से 6 को गुणा कर देंगे तो 42 और 44 जुड़ जाएंगे यानी 86r आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, ये 10 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, बटे वाला 7 में भूल गया और बराबर में 182। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 10 उधर जाके घटा देंगे तो 172 आ जाएगा। ठीक है, अब 86 का ये डबल है, बिल्कुल हो गया, यानी यहां से r की वैल्यू 7 दूनी 14 आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, इजी बन गया क्वेश्चन अब पूरा मेरे लिए। कैसे बन गया, क्योंकि देखो r 14 आ गया तो l की वैल्यू 14 चौके 56 आ जाएगी और r 14 के 14 और 5 19 बन गई ब्रेड्थ की वैल्यू। सब चीजें आ गई। अब मैं एरिया इजीली निकाल सकता हूं। एरिया कैसे निकलेगा, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी 56 इंटू 19 आ जाएगा। प्लस में पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, देखिएगा। अब इसका एरिया निकालना है, ये तो एक सर्कल ही है, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 और रेडियस 14 ही थी तो 14 इंटू 14 आ जाएगा। इसको सोल्व कर रहा हूं भाई। इससे देख लो, 7 से 14 कट गया 2 बार, 22 दूनी 44 इंटू 14 करना है और 56 इंटू 19 करना है। यार मैं सोच रहा था कि यूनिट डिजिट लगा देते, लेकिन यूनिट डिजिट तो सब में ही 0 है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। और कोई उपाय है क्या, नहीं, कर लेते हैं चलो। 19 छिके होता है 114 का 4, 11 कैरी लग गई, 19 पंजे 95 और 11 बन गया 106। इधर 44 चौके 14 चौके होता है 56, 5 कैरी लग गए, 14 चौके 56 और 5 61, 616। इनको जोड़ेंगे 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, 1680 अपना आंसर आ जाएगा। जो ये ऑप्शन है ये सही है। तो मतलब देखो क्वेश्चन लेंथी था पर बहुत ज्यादा इजी था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या कर बोलता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू करो और लास्ट में अटेम्प्ट करो। और ये चीज है ना, जब प्रैक्टिस करोगे जब अपने आप आने लग जाएगी कि मेरे को क्या स्किप करना है, क्या छोड़ना है। देखो जैसे आगे चल के आते हैं भाई, ये क्वेश्चन मैं पक्का पहली बार में करूंगा। देखो अब इस क्वेश्चन में मेरे को क्या दिखा कि दो डिफरेंट पार्ट में 48,000 को बांटा जा रहा है। मैं उसी टाइम पे मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो। आगे चलो, ये करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ये अब ये देखो, ये थोड़ा सा मेरे को बड़ा दिखा, पक्का टाइम खा के निकलेगा, मैं मार्क फॉर रिव्यू करूंगा। दो ही निशानियां होती हैं कि भाई या तो आपको जैसे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन दिख रहा है, या फिर आपको जैसे कोई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिख रहा है, या फिर आपको कोई लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है पढ़ने में, उसी टाइम मार्क फॉर रिव्यू करो। ये निशानियां बना लो अपने लिए, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं अपन। एक बैग है, उसमें सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन है, मतलब डिनोमिनेशन जो मेरे को दे रखी है वो 3 5 और 7 रुपए की है, 3 5 और 7 रुपए की। और इनका नंबर जो दे रखा है, रेशियो जो है वो है 4 9 और 5। तो अगर मैं इनकी वैल्यू निकालूं तो ये 12 रुपए बन गए, ये 45 रुपए बन गए और ये 35 रुपए बन गए। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी लगाएंगे। 552 रुपए बनाने हैं मेरे को। 70 80 90 92 की वैल्यू दे रखी है। इनटू में 7 वाले कितने सिक्के हैं ये पूछ रहे हैं, 7 वाले 5 सिक्के हैं, 5 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। एक बात बता देता हूं, बस इतने अगर एग्जैक्ट ऑप्शन दे रखे हैं मतलब ये वैल्यू पक्का इसको काटेगी जब ही मेरा आंसर आ सकता है। तो मेरे को पहाड़ आने की जरूरी नहीं है, मैं यूनिट डिजिट देख लूंगा, 2 को 6 से गुणा करने पे 12 आता है, यानी यहाँ 6 आएगा, 6 पंजे 30 मेरा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दिमाग लगाना है बस। 8 नंबर पे आओ। ये मैंने बताया मार्क फॉर रिव्यू करना है, बाकी अपन कर लेते हैं। इजी मेथड बताऊंगा। देखो आंसर बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही लाइन में आ रहा होगा, क्या पता है इसका, पर फिर भी टाइम वेस्टेज करेगा तो छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। राकेश ने बोरो किए 48,000 रुपए 2 डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। और इंटरेस्ट जो पे किया उसने वो एक वाले पे तो 20% है, एक वाले के ऊपर 14 सही 2/7% की रेट से, और 2 साल के लिए ये पूरा पैसा था, ठीक है। दोनों में 2-2 साल है। डिफरेंस बताना है, अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी बोरोड, इन दोनों से जो पैसा बोरो किया है उन दोनों में अंतर क्या होगा ये बताना है। मैं देखो सबसे वाहियात तरीका तो क्या है कि आप ऐसे मानो कि एक पार्ट था x रुपए, एक पार्ट था 48,000 माइनस x रुपए, फिर उस पर ब्याज निकालो और उनको बराबर करो और पता नहीं क्या क्या करो। नहीं करना है। सबसे इजी मेथड क्या है, ऐसे बोल दो कि कोई एक a इसका टुकड़ा था, एक टुकड़ा b था।
ए वाले टुकड़े पे 20% की रेट से ब्याज लिया और बी वाले टुकड़े पे 14 सही 2/7% की रेट से पैसा लिया। भाई दोनों तरफ 2-2 साल होंगे, कट जाएंगे, इग्नोर करो। बी, ये देखो 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, 100/7 होता है, 1/7 फ्रैक्शन होती है। बी से 100 घट गया 5 बार, ए बटे बी की वैल्यू आ गई 5/7, यानी कि जो दोनों पैसे लिए हैं उनका रेशियो 5:7 है। मेरे को पता है कि टोटल पैसा मैंने 48,000 लिया था, वो इस टोटल 7 और 5 12 की वैल्यू हो जाएगी। अब पूछा क्या है, दोनों पैसों का अंतर पूछा है। अरे भाई इन दोनों का अंतर तो 2 है, तो वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी, है ना। 12 से 48 4 बार कट गया, 4 दूनी 8,000 मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सही है। तो देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन इजी है, जल्दी भी हो रहा होगा, पर फिर भी टाइम वेस्टेज नहीं करना, रिस्क नहीं लेना। 9 नंबर के ऊपर चलते हैं। भाई पावर 6 पावर 6 है, पावर 2 है, मतलब कि पक्का ए क्यूब और बी क्यूब वाले फॉर्मूले में से कुछ निकल के आ रहे हैं। क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस बी। इतना क्लियर है, ठीक है। मैंने ये नोटिस किया कि इसको मैं क्यूब बनाने के लिए ऐसा लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर एक्स की पूरे की पावर 3, इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स की पूरे की पावर 3। ये बन गया 3 टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखो ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस में 3ab, अब इनटू में a प्लस बी आना चाहिए था। अरे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 ही होता है ना, तो वो लिखने की जरूरी नहीं है। यानी इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल क्यूब, या फिर मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पूरे की पावर 3। ये चीज तो 1 होती है, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही अपना आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है। मतलब कि क्वेश्चनों की इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो कि देखते ही पता लग जाए कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। 10 नंबर पे चलो। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पार्क दे रखा है 60 है, ये 73.5 नहीं है, ये रुपए का साइन था यहाँ पे, ठीक है। यहां भी कर लेना रुपए का साइन। तो रेडियस दे रखी है मेरे को 60। अब देखो एक चीज बताता हूँ इस क्वेश्चन में, भाई अगर मेरे को कोई भी एक पार्क है, वो चाहे रेक्टेंगल की फॉर्म का है, चाहे सर्कल है, चाहे स्क्वायर है, चाहे कुछ भी है, मेरे को अगर बाड़ लगानी होती है ना, फेंसिंग करनी होती है, तो मैं उसके पेरीमीटर पे जाता हूं हर बार, तारबंदी करनी है, चाहे कुछ भी करना है। और अगर मेरे को अंदर टाइल लगानी है, खेत को जोतना है, या फिर उसके अंदर पेंट करना है फर्श पे, जब मैं एरिया पे जाता हूं, तो मेरे को इस क्वेश्चन में फेंसिंग करनी है, चारों तरफ बाड़ लगानी है, मतलब मैं पेरीमीटर पे जाऊंगा। पेरीमीटर क्या होगा एक सर्कल का, 2πr, यानी 2 × 22/7 इंटू रेडियस 60। और ये तो अब देखो 1 मीटर के लिए 3.5 रुपए लग रहे हैं, इतने मीटर के लिए ये गुना 3.5 रुपए लगेंगे। 3.5 का पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 10 आ गया, 7 से 35 5 बार कट गया, 5 दूनी 10 होता है। 22 को 6 से गुणा करेंगे 132 आएगा, 1320 रुपए टोटल खर्चा आएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर पे चले। क्या बता रहे 11 नंबर में कि इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई कैसे निकालोगे, अब देखो साफ साफ दिख रहा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी अपनी, सेकंड नंबर की आइडेंटिटी होती है बेसिकली। और sec स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो बन गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को सोल्व कर लेते हैं अपन। tan थीटा को मैं लिख दूंगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, वो ए वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1/tan थीटा को लिख देंगे, मतलब नीचे साइन आ जाएगा, ऊपर कोस आ जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। दोनों का एलसीएम देखो, साइन थीटा कोस थीटा आ गया। यहां तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लिया मैंने। भाई ये चीज तो बन गई 1। और तो अब देखो साइन को ऊपर लेके जाऊंगा कोसेक बन जाएगा, और कोस को ऊपर लेके जाऊंगा सेक बन जाएगा। तो 1 प्लस में कोस और सेक आ रहा है आंसर, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में तो सिर्फ इधर उधर ऊपर नीचे प्लस माइनस करते जाओ, अपने आप वो आंसर देके चला जाएगा। हाँ बाकी इनमें वैल्यू भी रख सकते हो, पर वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शनों में फिर रख के देखना पड़ता है, इसलिए अक्सर अपन अवॉइड करते हैं उस चीज को। 12 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर है, 12 और 20 के रेशियो में है। प्रोडक्ट दे रखा है इनके एलसीएम और एचसीएफ का इतना। भाई एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में एक ही फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। ये रेशियो दे रखा है, अगर मेरे को इनका नंबर बनाना है, तो मेरे को जैसे ये 12 को x से गुणा करूंगा और 20 को x से गुणा करूंगा, तो ये नंबर बन जाएंगे। और जहां ये x क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। इतना क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देता हूं, L गुणा H की वैल्यू तो मेरे को 3 4 5 6 0 दे रखी है। पहला नंबर मेरे लिए है 12x, दूसरा नंबर मेरे लिए है 20x। 0 से 0 कट गया,
2 से इसको काट दो 1728 बार, 12 से इसको काट दो 12 कम 12, 52 आ गया, 12 चौका 48, और 48 के बाद में फिर 48 आएगा तो फिर 4 आ जाएगा, यानी x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 मतलब x की वैल्यू 12। मतलब कि जो HCF है इनका वो 12 आ गया। मेरे को HCF से क्या मतलब है, मेरे को तो ये पता लगाना था कि दोनों नंबर क्या होंगे। तो 12x और 20x, इसने क्या पूछा है, सम ऑफ नंबर। अरे तो इन दोनों को जोड़ दो, सम इनका बन रहा है 32x बन रहा है, यानी कि मेरे को 32 इंटू एक्स की वैल्यू 12 रखनी है। इसकी वैल्यू बतानी है, यूनिट डिजिट देख लो 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, इसको सही करके आगे बढ़ जाओ। वेरी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 13 नंबर पे आते हैं। स्क्वायर रूट बताना है किसी भी प्राइम नंबर का जो 3 से बड़े होंगे उसका। अरे भाई 3 से बड़े तो क्या क्या नंबर आएंगे, 3 से बड़े प्राइम नंबर जैसे 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, कुछ भी ले लो, उसका अगर मैं रूट करूंगा तो वो एक इरेशनल नंबर ही निकल के आएगा, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो निकलने नहीं वाली। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी तो अपन इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी ये एक इरेशनल नंबर आएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो एकदम बेसिक मतलब क्वेश्चन था, इसमें तो इतने कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो ये मैं पहले ही बता चुका था, इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, क्योंकि बड़ा दिख रहा है, वैसे बहुत ईजी है, एक आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, समझते हैं अब, देखो क्या निकल के आता है, इजी या हार्ड जो भी है। मैंने तो एक प्रेडिक्शन लगाई है, देखते हैं। मंडे को चिंटू ने कुछ कैंडीज अपने छोटे भाई को दी, देयरफॉर ही लेफ्ट विद 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडीज ही हैड इनिशियली। ऐसा मान लेते हैं मंडे को उसके पास में 100 कैंडी थी, उसके पास में अब 24 कैंडी बच गई, यानी कि उसने 76 कैंडी अपने भाई को दे दी थी। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। ट्यूसडे को उसने 20% ज्यादा कैंडी खरीदी जितनी मंडे को थी उसके पास में, यानी कि पहले 100 थी तो आज उसके पास में 120 कैंडी है, और 25% ज्यादा कैंडी दे देता है वो अपने भाई को। भाई कल 76 दी थी तो आज 76 का 25% ज्यादा, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि 5/4 दे देता है वो अपने भाई को, मतलब 19 पंजे 95 दे देता है 120 में से, तो 25 उसके पास रह गई। भाई कल 24 थी, आज 25 है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछ रहा है कि ही लेफ्ट विथ x% मोर कैंडीज ऑन देन ऑन मंडे, वैल्यू ऑफ x बता दो कि कितनी परसेंट ज्यादा कैंडी है उसके पास में आज। भाई एक कैंडी ज्यादा है, 24 पे ज्यादा है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 24 चौके 96 होता है, 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है, करेक्ट करके आगे बढ़ो। क्वेश्चन इजी था, बस लंबा था, इसलिए टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने बोला मार्क फॉर रिव्यू करो। आगे बढ़ते हैं। भाई क्या बोल रहे हैं कि एक कार है वो कवर कर रही है ये दूरियां, एवरेज स्पीड बतानी है एंटायर जर्नी की। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 46, 50 और 25, 46, 50 और 25। अब देखो टाइम के लिए इसने थोड़ा सा घुमाया बस इस क्वेश्चन में, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोल रहा है 1/6 ऑफ एन आवर, एक आवर में 60 मिनट होती है, 60 का 1/6 करूंगा मैं तो 10 डायरेक्टली लिख दूंगा, 60 का 2/3 करूंगा यानी कि 40 डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, 60 का 1/12 करूंगा यानी 5 डायरेक्टली लिख दूंगा। ये मिनट में है, पर मेरे को मिनट को तो घंटे में बदलना पड़ेगा 60 से गुणा करके, क्योंकि मेरी दूरी किलोमीटर में थी तो टाइम घंटे में होना मजबूरी है, घंटे में बदल लिया मैंने। सोल्व करो इसे। भाई ये बन गया कितना, 6 और 5 11, 5 2 5 4 9 2 11 1 12 121 आ गया, ये 55 आ गया, ये 60 है। 11 से काट दो 11 और 5 बार, 5 से 60 को काट दो 12 बार, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 132, यानी 132 जो है वो अपनी एवरेज स्पीड हो जाएगी पूरी जर्नी की। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो, 16 नंबर पे। फ्रस्टम, ठीक है भाई, फ्रस्टम भी एक तगड़ी चीज है, बहुत से लोग इग्नोर करके चलते हैं। फ्रस्टम के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों रिवाइज करवा देता हूँ। या फिर इसमें क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है ना, चलो मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ, किसी और दिन कोई क्वेश्चन आएगा जब अपन इसका जो CSA और TSA है वो भी देख लेंगे। अभी डायरेक्टली ये लिख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होती है, देखो कौन से रिलेट करके याद करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और h, ये कौन की होती है। इसमें क्या करना है मेरे को, 1/3 पाई h तो एज इट इज रखना है, उसमें तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। आगे बस आर स्क्वायर में चेंज करना है, पहले छोटा आर का स्क्वायर, फिर बड़े आर का स्क्वायर, फिर छोटा आर, फिर बड़ा आर, ये छोटा सा फॉर्मूला है। तो 1/3 मैं देखो, वैसे इस क्वेश्चन में पाई का मतलब 22 पक्का आएगा, लेकिन वो पाई के फॉर्म में ही आंसर दे रखा है, इसलिए वो 11 वाले रूल और वो सब नहीं लगा सकते, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा।
तो पाई को पाई ही रख दो। h की वैल्यू क्या है वो देखते हैं अभी एक बार डायग्राम पे आते हैं। देखो लोअर बेस की रेडियस 9 है, मतलब 9 का स्क्वायर। अपर बेस की रेडियस 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर। फिर आ जाएगा 9 इंटू 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाइट का क्या लफड़ा है, बोल रहा है हाइट इक्वल है हाफ द सम ऑफ इट्स रेडियाई, यानी दोनों रेडियाई को जोड़ो 12, उसका आधा कर दो यानी 6 आ जाएगा। 3 से 6 दो बार कट गया। 2 पाई तो एज इट इज आ जाएगा। 81 प्लस 9 बन गया 90, 90 प्लस 27 बन जाएगा 117। इसका डबल कर देंगे 234 पाई अपना फाइनल आंसर आएगा। जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर पे क्या बता रहे हैं, रणबीर ने एक बाइक खरीदी 1500 रुपए की। रणबीर ने बाइक खरीदी 1500 रुपए की, 500 रुपए उस पर स्पेंड किए, मतलब कि 500 का खर्चा कर दिया, यानी टोटल बाइक इसको 2000 रुपए की पड़ गई। और वो इसको सूरज को 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है। 2000 पे 20% का प्रॉफिट मतलब 24,000 रुपए, 2400 रुपए में बेच देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर सूरज ने इस पे 600 रुपए लगाए इसकी डिजाइनिंग पे, तो अब सूरज के लिए बाइक पड़ गई 3000 रुपए की। अब ये बोल रहा है इसने मनीष को 600 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दी। ये मनीष है, 600 रुपए के प्रॉफिट पे बेची है। तो वो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बता दो सूरज के लिए। अरे 600 का फायदा कमाया, 3000 पे कमाया, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, और 3 से 60 को 20 बार काट दो, 20% का फायदा हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बता दो, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही नहीं रहा है एग्जाम में जो आपकी नींद उड़ाए या फिर जो आपको सोचने पे मजबूर करे। एकदम फ्लो में चीजें चलती जा रही हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं। एक बर्तन ए में तरल m और तरल n जो है वो 13 और 8 के अनुपात में है। ये बर्तन ए है जिसमें m और n का रेशियो दे रखा है। फिर बर्तन बी में जो दोनों तरल हैं उनका 5:9 दे रखा है। ठीक है, ये भी m और n हो गए। बोल रहा है कि a से x लीटर ले लो, b से y लीटर को साथ में लेके मिला दो, तो नए मिश्रण में 11:10 अनुपात बन जाएगा इनका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है x रेशियो y का अनुपात बताओ कि इसमें से कितना लिया, इसमें से कितना लिया। कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर लो, इस क्वेश्चन को करने के लिए एलिगेशन का क्रॉस मेथड लगा दो और कोई भी एक चीज को पकड़ लो। भाई इसमें से m अगर मैं देखूंगा तो 13/21 है। ठीक है, इसमें से m देखूंगा तो 5/14 है। और फाइनल मिक्सचर में m, ये m और n का ही तो रेशियो था, फाइनल मिक्सचर में 11/21 बन रहा है। मैंने m के बारे में बात कर ली। अब मेरे को नीचे से 21 और 14 हटाना है, तो इनका एलसीएम 42 होता है, 42 से गुणा कर दो इन सबको। तो देखो यहाँ 42 आएगा, यहाँ 42 आएगा, यहाँ 42 आएगा। ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, सॉरी 2 बार, हाँ बिल्कुल ये 3 बार कट गया। तो 13 दूनी 26। ठीक है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ चीजें। और 5 दिए 15 और 11 दूनी 22। भाई 26 में से 22 जाएगा 4, 22 में से 15 जाएगा, एक वैल्यू से छोटा होता है एक वैल्यू से बड़ा होता है, तो 7 आएगा। यानी 7:4 में अपन ने मिलाया होगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप n को भी सोल्व कर देना लेके तो भी सेम आंसर आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशियो उसी का ले रहे हैं m और n का ही अपन। ठीक है, 19 में क्या बता रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लेंगे। भाई रूट 676, देखो 576 जो होता है ना उसका रूट 24 होता है, और 676 का 26 होता है। ये दो चीजें याद रख लेना, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। तो 18 इंटू 26 आएगा। ठीक है, फिर प्लस में 480 आ गया, माइनस में भाई परसेंट से 00 काट दी तो 600 आ गया। एक चीज बताऊं, मतलब कि बहुत सी कैलकुलेशन की ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो अगर आपको याद है तो आप ये जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें टाइम वेस्टेज करने से बच जाओगे। अब एक बच्चा पक्का क्या कर रहा होगा, 18 और 26 को गुणा कर रहा होगा, लेकिन करने की नीड नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक होती है कि 18 को 26 से, मान लो किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से गुणा करना है, इनके बीच की वैल्यू पकड़ लो। बीच की वैल्यू इनके 22 है ना। तो देखो क्योंकि इधर भी 4 का अंतर, इधर भी 4 का अंतर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगा दो। वैसे देखो ट्रिक के नाम पे कुछ नहीं होता, अपन चीजों को बस थोड़ा सा घुमा देते हैं और ट्रिक का नाम दे देते हैं। तो यहाँ क्या करना है, इनके बीच की वैल्यू 22 है, उसका स्क्वायर करो 484, और जितना दोनों तरफ अंतर है उसका स्क्वायर घटा दो। मतलब 4 का अंतर था तो 4 का स्क्वायर 16 घटा दो। और देखो ये चीज आपको लग रही होगी कि सर इतना स्क्वायर करके इतना घटाएंगे, इतने में तो हम गुणा ही कर लेते। ये चीज जब काम आती है जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो और आप नंबर्स के साथ में खेलने लग जाते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको 23 को 17 से गुणा करना है, आंख मीच के। 23 का पाड़ा भी मुश्किल है, 17 का पाड़ा भी मुश्किल है। इजी क्या है,
कि इनके बीच की वैल्यू 20 पकड़ो, 20 का स्क्वायर 400 लिखो, उसमें से दोनों तरफ 3 और 3 का अंतर था, 3 का स्क्वायर 9 घटा दो, 391 1 सेकंड में लिख पाओगे आप, समझ रहे हो। और ऐसी एक ही नहीं, ऐसी बथेरी ट्रिक्स हैं जो मतलब आप अप्लाई करके इतना सारा टाइम सेव कर सकते हो। इनको सीखो भाई। एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का क्या तो नाम था यार, पता नहीं, कुछ प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना, उसमें शॉर्ट्स डाल रखी हैं छोटी छोटी ऐसी ही बहुत सारे ट्रिक्स की। और पॉसिबल होगा तो एक क्लास भी ऐसे ही अपन रख देंगे, या फिर डिवाइड कर देंगे कि भाई प्लस के अलग ट्रिक्स है, माइनस के अलग है, मल्टीप्लाई के अलग है, तो सबकी वो सारी एक साथ बता दूंगा। बाकी कैलकुलेशन तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी भी, तो उसका भी अनाउंसमेंट जल्दी मिलने वाला है। तो ये कैलकुलेशन वाली दिक्कतें सारी खत्म हो जाएंगी उन चीजों से आपके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये अपन को गुणा करना था, तो ये घटाई लेते हैं, ये 468 आ रहा है, और प्लस में 480 है, माइनस 600 है, ये बन गया 8, 4 और 948 में से 600 गया, मतलब 348 आ गया। अब डिनोमिनेटर को सोल्व कर लेते हैं, पहले ऑफ सोल्व होता है, तो 5 दिए 15 और 2 17/3 आ गया ये। अब देखो ये गलती मत कर देना भाई, पहले ऑफ गुणा होता है, ऑफ का मतलब तो पहले या तो इन दोनों को गुणा कर लो, और अगर गुणा करने की हिम्मत नहीं है तो इस भाग को गुणा में बदलते हैं जब अपन, तो ये चीज का रेसिप्रोकल होता है, तो सिर्फ इसी का मत कर देना, इस पूरे का करना रेसिप्रोकल, फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बता देता हूं, ठीक है भाई, ये बन गया 7 दूनी 14 और 4 18/7। अब इसको मैं भाग को गुणा में बदल रहा हूं, तो ये दोनों का रेसिप्रोकल होगा, तो 14 और 3 दोनों ऊपर आएंगे, 9 और 17 दोनों नीचे आएंगे। 9 से 18 दो बार कट गया, 7 से 14 भी दो बार कट गया, 3 दूनी 6 दूनी 12/17 आ रहा है, नीचे वाले 17 को ऊपर भेज दो, 12 दूनी 24, 12 में 108, यूनिट डिजिट देख लो, 9 संते 63 होता है, 3 आएगा यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन में है, टिक करके आगे बढ़ जाओ। अब बताओ, एक एक चीज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, डिवाइड गुणा भाग कर रहे होते हैं, बहुत टाइम लगता है, इन चीजों की वजह से अपना इतना टाइम सेव हो गया, यही फायदा होता है। 20 नंबर पे मैं क्या बता रहे हैं, दो सर्कल हैं, इक्वल रेडिया है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को सेंटर ऑफ ईच से, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन है, और डायग्राम बनाने की तो वैसे ही नीड नहीं है। देखो इसने लेंथ ऑफ कॉमन कोड ही 42 दे दिया अपन को, तो डायरेक्टली आप √3r को 42 के बराबर रख दो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये रेडियस निकालने के लिए। तो भाई क्या करेंगे, √3 को उधर भेज दो, बेसिकली बात ये है, या फिर √3 से इसको काट ही दो, ये 14√3 आ जाएगा। ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ये वाला आंसर सही हो गया। जो नहीं समझ पाए वो क्या करेंगे, वो ऐसा करेंगे कि ये पूरी 42 दे रखी है, मतलब आधी आधी 21 हो गई, ये बाइसेक्ट करता है इसको, ये रेडियस है, ठीक है, और ये जो था ये रेडियस का आधा है। तो मैं अगर इसमें पाइथागोरस लगा दूं, तो 21 का स्क्वायर 441, r/2 का स्क्वायर r²/4 बन गया, और बराबर में r के स्क्वायर के होगा। इस चीज को भी सोल्व करोगे तो 14√3 आ ही जाना है, सोल्व करके देख लेना। अपन आ जाते हैं 21 नंबर पे। एक स्टूडेंट है जिसका 3 सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर 85 है, तो टोटल अगर अपन निकालें तो 85 इंटू 3 यानी कि 255 हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं एक सब्जेक्ट का स्कोर को 10% से बढ़ा देते हैं तो नया एवरेज 87 बन जाता है। अरे तो नया टोटल तो निकालो पहले, तो ये बन गया 261, मतलब टोटल 6 की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। बोल रहा है ओरिजिनल स्कोर क्या था उस सब्जेक्ट का, अरे कोई एक सब्जेक्ट है एक्स जिसके नंबर थे, उसमें 10% की बढ़ोतरी हो गई, और अब उसका जो स्कोर है वो 6 बन गया, तो एक्चुअल में उसका स्कोर जो है वो 60 नहीं रहा होगा क्या, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में तो क्या ही बताने लायक चीजें हैं। 22 नंबर पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, बना दिया मैंने पी क्यू आर। पी ये बोल रहा है कि एस एक पॉइंट है क्यू आर के ऊपर, इस क्यू आर पे एस एक पॉइंट है, आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है कि क्यू आर और एस टी पैरेलल है, नहीं नहीं, एस टी पैरेलल है क्यूपी के, क्यूपी ये रही, एस टी इसके पैरेलल है, ठीक है भाई, लेंदी जाने वाला ये क्वेश्चन। तो क्या क्या बता रहा है इसमें, क्यू एम और टी एन परपेंडिकुलर है पी एस के, मतलब पहले पी एस मिलाओ, फिर क्यू एम है एक तो परपेंडिकुलर, तो ये एम डाल दी मैंने परपेंडिकुलर, फिर बता रहा है टी एन परपेंडिकुलर है, ये टी एन डाल दी अपन ने परपेंडिकुलर, फिर बोल रहा है क्यू एम की वैल्यू 33 है, भाई क्या क्या बताएगा, क्यू एम की वैल्यू 33 है, टी एन की वैल्यू 21 है, और आर एस रेशियो एस क्यू बताना है, मतलब ये रेशियो ये बताना है। ओहो हो, अब देखो मेरे को ये क्वेश्चन पहले देख के छोटा लगा, छोटे क्वेश्चन भी कई बार बहुत हार्ड और लेंदी होते हैं। अब देखो पता चल गया अपन को ये डायग्राम बनाने के बाद में कि ये मुश्किल चीज होने वाली है,
और ये क्वेश्चन पक्का ऐसा है कि आप इसमें मशक्कत भी करोगे ना तो ये मेहनत लगभग आपकी खराब ही करवा देगा। अगर अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है तो ऐसे कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही नहीं, आ जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को फिर क्या होता है कि इग्नोर ही कर देना होता है। एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो बाकी क्वेश्चन को अच्छे से टाइम दे पाएंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो आप छोड़ सकते हो। अभी अपन करेंगे, लेकिन पहले एक बार आगे चल के आते हैं, फिर आके करेंगे इसको सॉल्व। देखो 23 में क्या बता रहा है, तो पढ़ते हैं इसको। ये बोल रहा है ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, तो ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले दो चीजें बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को अपन दो तीन मेथड से कर सकते हैं। पहले एक बार कहानी समझ लो, फिर आप ये अप्लाई कर लोगे खुद ही। भाई देखो ऐसा समझो आप कि हाँ, एक तरीका तो ये है कि आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो ये 6 और प्लस 5 माइनस कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी, वो थोड़ा सा इजी बना देता है कंपैरेटिवली इसके। लेकिन वो भी थोड़ा सा गलत ही मेथड है, उसमें भी रूट 30 निकालना पड़ेगा, जो कि मतलब लाजमी चीजें नहीं है। तो देखो करेंगे क्या अपन, भाई मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि 100 मैंने लिखा, 100 मैंने लिखा, 100 मैंने लिखा, 100 मैंने लिखा। मैंने इसको बाहर लगाया 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। मैंने एक चीज नोटिस करी कि जैसे जैसे नीचे मेरी वैल्यू बढ़ रही थी, वैसे में से मेरा फाइनल आंसर जो है वो छोटा हो रहा था। क्योंकि भाई देखो यहाँ 100 आएगा, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 10 आएगा। जैसे जैसे नीचे वैल्यू बड़ी हुई वैसे आंसर छोटा हुआ। समझना इस चीज को। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूं मैं। ये बनेगा 1 अपॉन में √6 प्लस √5। इसका रेशनलाइजेशन आएगा 1 अपॉन में √5 प्लस 2। इसका रेशनलाइजेशन आएगा 1 अपॉन में 2 प्लस √3। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऊपर a प्लस बी माइनस बी से 1 ही बन जाएगा, तो वो मैंने इग्नोर करके लिखा नहीं है। अब ध्यान देना भाई, मैंने एक चीज नोटिस करी कि नीचे वैल्यू बढ़ती है तो ऊपर वैल्यू छोटी होती है, मतलब ओवरऑल वैल्यू। तो देखना भाई 2 में √3 जुड़ रहा है, ठीक है, और यहां 2 में √5 जुड़ रहा है, यानी इससे ये वाली वैल्यू बड़ी है नीचे। डिनोमिनेटर में बात कर रहा हूं मैं, यानी कि ओवरऑल में बात करूंगा तो ये वाला बड़ा होगा इससे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखना 2 में √5 जुड़ रहा है, √5 की वैल्यू होती है 2.23 के लगभग। तो 2 में 2.23 जुड़ेगा तो लगभग 4.43 आ रहा है। लगभग एक एग्जांपल दे रहा हूं। और यहां अरे ये √5 है। अब देखो √5 की वैल्यू 2.23, √6 की तो उससे बड़ी होगी, मान लो लगभग 2.56 के लगभग। तो ये वाला इससे भी बड़ा आएगा नीचे जब जुड़ेगा जब, और नीचे जब बड़ा आता है तो ऊपर वैल्यू छोटी होती जाती है, यानी इससे ये वाला भी छोटा होगा। यानी ये वाले साइन लगेंगे, सबसे बड़ा सी होगा इनमें से। यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, सबसे बड़ा सी होगा, सबसे बड़ा सी होगा। लेकिन सबसे छोटा तो ए ही होगा ना, यानी यही ऑप्शन आएगा। इसमें तो ए को और सी को बड़ा बता के बी को छोटा कर रखा है, ऐसा नहीं होगा। ये वाला ऑर्डर चलेगा अपना, ए से बड़ा बी और बी से बड़ा सी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीजें, मैं मानता हूं, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप इनसे आप गो थ्रू हो जाओगे। अब चलते हैं 24 नंबर के ऊपर, फिर 25 करके और वापस अपने पिछले 22 क्वेश्चन पे आएंगे अपन। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2.5 साल के लिए 10% की रेट पे। अब देखो बेस्ट सिलेक्शन करना होता है मेथड का, और ये कैसे होता है? प्रैक्टिस से होता है। मैंने क्या बताया है कि भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप इफेक्टिव रेट निकाल के भी कर सकते हो, इनको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, इनको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं बेस्ट कौन सा रहेगा, मेरे को भी पता है कि मैं इफेक्टिव निकालने जाऊंगा, जो आधा साल है वो परेशान करेगा मेरे को। रेशियो मेथड यहाँ पे बेस्ट रहेगा भाई। 2 साल के लिए तो 10% रेट लग जाएगी, और अगली जो आधी साल है उसके लिए 10 का आधा यानी 5% रेट लग जाएगी। रेशियो मेथड लगाओ, 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 से 11 बन रहा होगा पैसा, फिर 10 से 11 बन रहा होगा। 5% की फ्रैक्शन 1/20 यानी 20 से 21 बन रहा होगा पैसा। इनको टोटल कर लो, ये तो बन गया 2000, ये बन जाएगा 121 में 21 का गुणा करना है, तो ये बनेगा 21 एकम 21, 2 कैरी लगी, 21 दूनी 42 और 2 44 का 4, फिर 4 कैरी लगी, 21 और 4 बन गया 2541। मेरे को ये दिख रहा है कि इनका जो अंतर है वही मेरा ब्याज होता है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो अंतर 541 आ रहा है, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है ब्याज की 1623 वैल्यू बटा किसकी 541 की चाहिए क्या? द सम इज, यानी प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल 2000 है भाई। ये इसका 3 गुना है, 3 का दुगुना करेंगे 6000, अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और वैसे यहां से भी देख सकते थे, इसका 3 गुना वहां दे रखा है तो इसका 3 गुना 6000 डायरेक्टली भी कर सकते थे। बढ़िया क्वेश्चन था, सीखने को भी एक चीज मिली। 25 नंबर पे आते हैं, कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लो। बोर्ड मार्क्स के हिसाब से जाना होता है, बाकी कोई गलती करनी नहीं है, ठीक है। देख लो
भाई कैसे करोगे, सबसे पहले ऑफ सोल होता है, तो ये चीज 8 बन गई, ठीक है, इसको मैं काट के 8 लिख देता हूँ। फिर इधर भी ऑफ सोल होगा तो ये भी 8 बन गया। अब देखो मल्टीप्लाई से पहले भाग सोल होता है, तो 8 भाग 8, इधर पूरा 1 बन गया, फिर यहाँ गुणा का साइन है, फिर इधर 8 भाग 8 8 बन गया, फिर गुणा का साइन है और 8 है, मतलब पूरी जो a की वैल्यू है वो 8 ही आ गई। इसमें रख दो 4 की पावर a मतलब 8 बराबर में 2 की पावर 2x, इसको भी 2 की पावर में बदल लो। 4 होता है 2 का स्क्वायर और ऊपर पावर 8 है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, a की पावर b की पावर c, a की पावर bc होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी क्या बनेगा 2 की पावर 16 बन जाएगा, जो 2 की पावर 2x के बराबर है। भाई 2x को 16 के बराबर कर दो, मतलब x की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसने मेरे से x की वैल्यू पूछी थी, 8 आंसर आ गया। भागना मत, एक क्वेश्चन पेंडिंग है अभी, यानी ये सही करके। अब चलते हैं अपने 22 नंबर वाले क्वेश्चन पे। अरे यार इसमें से सब हट कैसे गया, चलो कोई नहीं, दोबारा से बना लेंगे, लेकिन ध्यान देना बहुत ही अच्छे से फोकस होकर, क्योंकि बढ़िया सवाल है, मेंस में आने लायक सवाल है। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। मैंने बनाया एक ट्राइंगल, इसका नाम इसने दे रखा है P, Q और R। इसने बोला ऐसे एक पॉइंट था, चलो याद ही अपन को, डायग्राम इस तरीके से था, यहाँ S था और फिर इसने यहाँ पे इसको मिला रखा था, इसका परपेंडिकुलर यहाँ था और इसका परपेंडिकुलर यहाँ था। इनके नामांकरण और कर देते हैं भाई। QM था अपना जिसकी वैल्यू 33 थी, और ST पैरेलल दे रखी थी और TN की वैल्यू 21 दे रखी थी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने मेरे से पूछा है RS रेशियो SQ बता दो, तो RS को X बोल दूं और SQ को Y बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बस एक बात बता दो, मेरे को देखते ही क्वेश्चन को एक चीज क्लिक कर गई कि भाई यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब इसमें जो साइड्स का रेशियो निकलेगा वो एरिया की हेल्प से निकलेगा। और मेरे को कैसे क्लिक करी ये चीज कि एरिया जो होता है वो, देखो मैं बताता हूँ, चलो हर एक चीज आपको डिटेल से समझाता हूँ कि भाई मैंने एक ट्राइंगल बनाया, उसमें एक वर्टेक्स से मैंने एक साइड पे वर्टेक्स ये डाल दिया। अगर मैं इसका नाम दे दूं ABC और ये पॉइंट को बोल दे D, तो अगर मैं ABD ट्राइंगल का रेशियो ADC के साथ में लेऊंगा, तो मेरे को एक बात बताइए कि ट्राइंगल्स का रेशियो लेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा, तो दोनों में हाफ आएगा कट जाएगा, दोनों में बेस आएगा और दोनों में हाइट आएगी, दोनों की हाइट तो AD सेम ही है, वो भी कट जाएगी, यानी जो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो बचा वो उनके बेस के रेशियो के बराबर बच गया, यानी कि इस BD और DC के रेशियो के बराबर बच जाएगा। तो अगर मैं ये x और y का रेशियो निकालना चाहता हूं, ये साइड्स का रेशियो, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकाल देता हूं, मेरा काम बन जाएगा। और एरिया का रेशियो के लिए अपन को इसने क्वेश्चन में दे रखा है परपेंडिकुलर की वैल्यू, जो डिस्टेंस यानी हाइट होती है उसकी वैल्यू दे रखी है, हाइट दे रखा है, तो मेरे लिए पूरा काम इजी बन जाएगा। तो देखो अपन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये x मेरे को पहले इसने RS बोला है ना, RS, तो मैं RS के बेस वाला ट्राइंगल लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं PSR, ट्राइंगल PSR का एरिया, और इसका रेशियो लेना है PSQ के साथ में, और यही मैंने x अपॉन y के बराबर बोला है। मैं x और y की वैल्यू या फिर इनका एरिया निकालूंगा, x और y के बराबर रखूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे को कैलकुलेट ये वाली चीज करनी है, इसको याद रखते हैं कि मेरे पास में जो परपेंडिकुलर्स इसने दिए थे ना, जो इसने डाले थे परपेंडिकुलर, वो जिस जिस ट्रायंगल की हाइट है मैं उनका एरिया लिखता हूं। तो देखो भाई, एक तो ये था, यानी ये इस PSQ की हाइट है, तो मैंने लिखा ट्राइंगल PSQ, और ये जो TN 21 हाइट है ये PST की है, तो मैंने लिख दिया ट्राइंगल PST। भाई ऊपर वाले का एरिया मैं लिखूंगा हाफ इंटू में, अब बेस आएगा PS, देखो लिखने की नीड नहीं है पर मैं फिर बता रहा हूं, इंटू आएगा 33, फिर बटे में हाफ इंटू में बेस आएगा PS, और फिर इंटू हाइट आ जाएगी 21। भाई हाफ कट गए, PS कट गए, 33 बटे 21 का मतलब 3 से काटेंगे तो 11 बटे 7 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को भी सेव करके रख दो। आगे चलो, अब मैं एक काम कर लेता हूं कि ये जो मेरा ट्राइंगल है ना PSR, इसको दो भागों में बांट रखा है, एक PST वाला भाग, एक TSR वाला भाग। मैं भी दो भागों में बांट देता हूं, मैं लिखता हूं इनका एरिया। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, पहले मैंने लिखा PST यानी ट्राइंगल PST, फिर मैंने लिखा TSR, ठीक है TSR लिख दिया। अब बराबर में भाई PST का एरिया लिखना है, तो एक चीज और, भाई आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी जिसमें एक साइड दूसरी साइड की अगर पैरेलल होती है तो इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो होगा। तो देखो मेरे ट्राइंगल, इस ब्लू कलर पे फोकस करना, ये एक ट्राइंगल बन रखा है ऐसे, इसमें ये साइड पैरेलल है, यानी कि जो इधर x और y का रेशियो है, ये y मैंने गलत बोल दिया, ये, अरे भाई ये देखना देखना, ये y,
तो इधर ये x होगा, ये y होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैं यहां यूज करूंगा कि मैं इस PST का अगर एरिया लिखना चाहता हूं तो मेरे को y लिखना पड़ेगा, बेस लिख रहा हूं मैं, वही ये वाली जो बात बताई थी वो, और TSR के लिए x लिखूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज मैं कर चुका हूं, मैं PST का एरिया तो निकाल चुका हूं, 7 आया है, यानी इसकी जगह पे मैं 7 रख देता हूं, तो 7 रख दिया। TSR का एरिया अभी तक मेरे पास में है नहीं, मैंने एज इट इज रख दिया। मैं यहां से अगर TSR का एरिया लिखूंगा, एरिया ट्रायंगल TSR, तो वो आ जाएगा 7x अपॉन में y। अब मेरे पास में सारे वैल्यूज आ गई हैं, मैं उनको इकट्ठा करता हूं और मैं फाइनल आंसर पे बढ़ता हूं। भाई मेरे को PSR का एरिया लिखना था, इस PSR को मैं 2 भागों में बांट चुका था, एक PST वाला, एक TSR वाला। तो देखो PSR अपॉन PSQ लिखना है x अपॉन y के बराबर, तो पहले मैं x अपॉन y लिख देता हूं बराबर में। अब PSR का एरिया लिख रहा हूं मैं, PSR के पूरे एरिया में एक बार तो मैंने PST का एरिया निकाला जो कि 7 आया, एक बार मैंने TSR का एरिया निकाला जो कि 7x अपॉन y आया। अपॉन में मेरे को क्या लिखना है, PSQ का एरिया, PSQ का एरिया 11 आया था, मैंने 11 लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। इस चीज को कैलकुलेट करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, ठीक है, 11x बनेगा और बराबर में ये 7 कॉमन आएगा, x प्लस वाई, देखो 7 कॉमन आएगा, x प्लस वाई बचेगा और इनटू में एक और y इसके साथ में आ जाएगा और एक डिवाइड में y भी आएगा, y से y कट गया, 11x में से 7x जाएगा तो 4x बचेगा, इधर 7y बच गया। मेरे को तो x अपॉन y बताना था, 7 अपॉन 4 मेरा आंसर आ जाएगा, जो ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो देखो मेरे को पता है कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबा है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करी हुई हो और पता हो तो कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास में 2 से 3 मिनट नहीं बची हैं लास्ट में, तो इस क्वेश्चन को एकदम से छोड़ देना, ये वो क्वेश्चन है जो छोड़ा जाएगा, ठीक है। बाकी मार्क फॉर रिव्यू और सेकंड अटेम्प्ट में करने वाले क्वेश्चन अलग होते हैं, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था पूरा पेपर में, ठीक है, और वो अपन को डायग्राम बनाते ही समझ में आ गया था, ठीक है। तो पूरे के पूरे 25 के 25 सवाल सोल्व हो गए हैं। एक ही क्वेश्चन था जिसने अपनी थोड़ी सी परेशानी बढ़ाई, बाकी सब इजी थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।